हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखे गए नॉवल द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में। और इस वीडियो में हम इसकी मेन थीम जो है इस नॉवल की, इसकी समरी और मेन कैरेक्टर्स जो हैं, फेमस कोटेशंस जो हैं इसकी, उसके बारे में हम सब बात करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप ये वीडियो देखने के बाद द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में आपका जो भी डाउट्स होंगे इस नॉवल के बारे में, जो भी कंसेप्ट होगा इस नॉवल का, वो आपका सारा क्लियर होता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम राइटर के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म 1898 में हुआ और इनकी डेथ हुई 1961 में। शिकागो में ये पैदा हुए थे और इन्होंने अपने हाई स्कूल के दौरान ही लिखना शुरू कर दिया था। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में इन्होंने नौकरी की थी। और वो कब की थी? जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, उस टाइम इन्होंने इटली में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नौकरी की थी। और जब ये नॉवल लिखा गया द ओल्ड मैन एंड द सी, तब वो कहाँ रह रहे थे? वो क्यूबा में रह रहे थे। और ये जो नॉवल था द ओल्ड मैन एंड द सी, इट वॉज पब्लिश्ड इन फुल बाई लाइफ मैगजीन। देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि इसको किस मैगजीन ने पब्लिश किया था? फुल लाइफ मैगजीन ने। एंड सोल्ड ऑल 5.3 मिलियन कॉपीज विद इन 48 आवर्स। देखो, इस नॉवल को लिखने से पहले और इसके पब्लिश होने से पहले अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो कैरियर था, राइटिंग कैरियर जो था उसका, वो बिल्कुल डगमगा गया था। एक वे से वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। लेकिन जब उनका ये नॉवल पब्लिश हुआ तो इस नॉवल की 48 घंटों में ही 5.3 मिलियन कॉपीज बिक गई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नॉवल था उनका, ये उनका एक अगेन स्टार्टिंग पॉइंट था बिल्कुल। क्योंकि एक बार ये जब बिल्कुल इनका कैरियर जो है वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद इन्होंने वापसी की थी इस नॉवल से। और 48 घंटों में ही इस नॉवल की 5.3 मिलियन कॉपीज जो है वो बिक गई थी। अब हेमिंग्वे की अचीवमेंट्स क्या थी? 1953 में उनको पुलिट्जर प्राइज मिला। और किस नॉवल के लिए मिला? वो मिला द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। और फिर 1953 में उनको मिला पुलिट्जर प्राइज और 1954 में उनको मिला नोबेल प्राइज। ही इज़ नोन फॉर हिज कोड हीरो। वो अपने हीरोइज्म के लिए जाने जाते हैं। सबसे बेस्ट किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं हेमिंग्वे? इनके हीरोइज्म के लिए। इनका जो हीरो होता है ना, उसके अंदर जो पावर होती है, उसका जो भी उसकी मतलब जो भी उसकी थॉट्स प्रोसेसिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है। एक बहुत अपना हीरो को ये एक अलग वे से प्रेजेंट करते हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज कोड हीरो। इसीलिए ये किसके लिए जाने जाते हैं? अपने हीरो के, कोड हीरो के लिए। क्योंकि इनका जो हीरोइज्म है, इनका जो हीरो होता है, वो और नॉवलिस्ट के हीरोज की तरह नहीं होता। उसके अंदर एक अलग सी पावर होती है। ए मैन हु इज स्टोइक एंड स्टेज स्ट्रोंग अगेंस्ट समटाइम्स अनबीटेबल ओड्स। क्योंकि इसका जो हीरो होता है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का, ही स्टेज स्ट्रोंग अगेंस्ट समटाइम्स अनबीटेबल ओड्स। जिनको तुम बीट भी नहीं कर सकते ना, उन चीज़ों के सामने भी वो आपको खड़ा मिलेगा, स्ट्रोंगली खड़ा मिलेगा वो आपको। अब जो लिटरेरी एलिमेंट्स हैं इस नॉवल में, वो क्या है? ये नोवेला, देखो आपको पता होगा, नोवेला एक ये 100 पेजेस का एक नॉवल है। तो छोटा नॉवल जो होता है ना, 80 या 100 पेजेस के करीब का, उसको नोवेला ही कहते हैं। अब इसकी सेटिंग कहाँ है इस नॉवल की? ये क्यूबन विलेज में इस नॉवल को सेट किया गया है। और मोस्टली कहाँ है इसकी सेटिंग? वो है समुंदर में। मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो है सेंटियागो, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। सेंटियागो जो है ये एक ओल्ड क्यूबन फिशरमैन है, ये एक मछुआरा कह सकते हैं हम, मछुआरा है सेंटियागो। मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का सेंटियागो। एक सेंटियागो कैरेक्टर है द एल्केमिस्ट, नॉवल है पाउलो कोएल्हो का, उसका भी जो मेन कैरेक्टर है वो सेंटियागो ही है।
और इस नॉवल का मेन कैरेक्टर जो है वो है सेंटियागो, एक बूढ़ा मछुआरा, फिशरमैन। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है मेनोलिन, द बॉय हु इज सेंटियागोज फ्रेंड। फ्रेंड की बजाय यहाँ हम अप्रेंटिस लिखेंगे, अप्रेंटिस कह सकते हैं हम उसको, अप्रेंटिस, क्योंकि वो इसके पास मछली पकड़ना सीख रहा है। सेंटियागो के पास जो ये मेनोलिन है वो मछली पकड़ना सीख रहा है, ये एक छोटा सा लड़का है। उसके बाद जो है द शार्क्स, द जाइंट मार्लिन, द सी, जो डिमेजियो, ये सब सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं इसके, ये मेन नहीं है। हालांकि आप पढ़ोगे तो इन ये सिंबॉलिक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं सेंटियागो और मेनेलिन। सेंटियागो कौन है? ये एक बूढ़ा मछुआरा है। और मेनेलिन कौन है? मेनेलिन वो लड़का है जो इसके साथ मछली पकड़ना सीख रहा है, सेंटियागो के साथ। अब इस स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये थर्ड पर्सन नरेट की गई है ये स्टोरी, और जो नरेटर है वो कैरेक्टर्स और इवेंट्स जो हैं इस स्टोरी में, इस नॉवल में, वो उनको ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब कर रहा है। और वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो सेंटियागो के इनर थॉट्स और उसके ड्रीम्स के बारे में, जो उसके अंदर बातें चल रही हैं, उसके अंदर से जो थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं जिस टाइम वो समुद्र में मछली के साथ लड़ रहा है, उस टाइम उसके जो भी थॉट्स उसके मन में आ रहे हैं उनके बारे में डिटेल में नरेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन। और टोन स्टाइल क्या है? देखो, हेमिंगवे जो था वो जर्नलिस्ट था पहले, तो ही यूजेज ए जर्नलिस्टिक मैटर ऑफ फैक्ट टोन एंड स्टाइल, तो ऑब्वियसली उसका स्टाइल यही होगा। The monotonous tone of the novella matches the sensation of Santiago in the boat being dragged to the sea. Hemingway implores understatement thought. देखो, ये दोनों जो बातें हैं, द मोनोटोनस टोन ऑफ नोवेला की, इस नोवेल की जो भी टोन है ये किससे मैच करी है? ये सेंटियागो जब बोट में है और वो समुद्र में उस मछली से लड़ रहा है, उसके बारे में ही ये सारा नोवेल जो है उसकी स्टोरी है। अब पढ़ते हैं हम इस नोवेल की समरी, प्लॉट ओवरव्यू। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ एन एपिक स्ट्रगल बिटवीन एन ओल्ड सीजन्ड फिशरमैन एंड द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ हिज लाइफ। अब जो ये स्टोरी है इस नोवेल की, वो किस चीज़ के बीच में है? इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन एपिक स्ट्रगल, एक संघर्ष के बीच में, बहुत बड़े संघर्ष के बीच में। और वो संघर्ष किसके बीच चल रहा है? बिटवीन एन ओल्ड सीजन्ड फिशरमैन, एक वृद्ध बूढ़े मछुआरे के बीच में, और द ग्रेटेस्ट कैच ऑफ हिज लाइफ, और उस मछली के बारे में जो उसने आज तक पहले उसकी लाइफ में पकड़ी ही नहीं है। आज पहली बार उसने कोई बड़ी मछली पकड़ी है, और उसके और इसके बीच में जो संघर्ष चल रहा है उस मछली के और बूढ़े मछुआरे के बीच में, वो उसके बारे में ये स्टोरी है। On 84 days without success, Santiago, an aged Cuban fisherman, sets out to sea and returns empty-handed. देखो, यहाँ से अपनी स्टोरी की ओपनिंग हो गई है, यहाँ से कि 84 दिन हो गए हैं समुद्र की यात्रा पर जाए हुए। किसको? सेंटियागो को। सेंटियागो कौन है? एक बूढ़ा मछुआरा है। और हर दिन 84 के 84 दिन वो क्या हुआ है उसके साथ? खाली हाथ लौटा है वो समुद्र से। और उसके साथ कौन है? उसके साथ है मेनेलिन, एक जो छोटा सा बॉय है, इसका अप्रेंटिस है, जो इसके साथ रहता है, इसका फ्रेंड है, या हम कह सकते हैं जो इसे मछली पकड़ना सीख रहा है, वो है। 84 दिन हो गए हैं इसको, लेकिन ये हर दिन खाली हाथ लौटा है। और किसके साथ होता है ये हमेशा? ये उस बॉय के साथ होता है, उस लड़के के साथ, मेनेलिन के साथ, हु इज नो मोर विद हिम। लेकिन अब ये लड़का भी उसको छोड़कर चला गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फेलियर, क्योंकि ये हर बार 84 के 84 दिन फेल हो गया। बट द पोएट ट्रूली रिस्पेक्ट्स हिम एंड केयर्स फॉर हिम। लेकिन जो मेनेलिन है उसने इसको क्यों छोड़ा है? क्योंकि उसके घर वाले उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि नहीं, तुम्हें इस बूढ़े के साथ नहीं जाना है। लेकिन अंदर से वो जो लड़का है मेनेलिन, वो इसकी रिस्पेक्ट भी करता है और इसकी केयर भी खूब करता है वो। वन डे ऑन हिज वेंचर्स टू द सी,
ही एक्सपर्टली हुक्स द फिश बट ही कैन नॉट पुल इट इन, इंस्टेड द फिश बिगिंस टू पुल द बोट। अब ये क्या करता है, 84 दिन हो गए इसको, कुछ भी नहीं मिला है समुद्र में। और इसका जो अकेला एकमात्र जो इसके साथ जाता था, इसका फ्रेंड कह सकते हैं हम, इसका अप्रेंटिस कह सकते हैं, मैनोलिन, उसने भी अपने घर वालों के दबाव के कारण इसके साथ जाना छोड़ दिया। अब ये अकेला चलता है मछली पकड़ने, और क्या करता है, ये एक मछली को पकड़ भी लेता है, लेकिन ये बहुत दूर चला गया है ढूंढते ढूंढते, और उसको वहाँ एक मछली मिल भी जाती है, लेकिन उसको ये खींच नहीं पाता, अपनी तरफ खींच नहीं पाता। और इसके बजाय जो फिश है, मछली जो है, वो बोट को खींचना शुरू कर देती है। द फिश पुल्स द बोट ऑल थ्रू द डे। और जो ये मछली थी, ये सारा दिन बोट को ही खींचती रही, फिर अगले दिन रात को भी, अगले दिन फिर दिन में भी, और रात को भी। और ये मछली ने क्या किया, इट स्विम्स स्टेडीली नॉर्थ वेस्ट अंटिल एट लास्ट इट टायर्स एंड स्विम ईस्ट विद द करंट। ये बहाव के साथ नहीं जा रही थी ये मछली, ये इसको अगेंस्ट खींच रही थी बोट को, और ये बहुत दूर खींच के ले गई इसकी बोट को। कब तक खींचती रही, जब तक कि ये थक नहीं गई। और तीसरे दिन जाके ये जो मछली थी ये थक गई, और सेंटियागो जो 3 दिन से भूखा प्यासा लड़ रहा था इस मछली से, जिसको सोए भी 3 दिन हुए थे, सारी कमर दर्द कर रही थी, इसका सारा जो शरीर है वो दर्द कर रहा था। ये क्या करता है, ही मैनेजेस टू पुल द मार्लिन इन क्लोज इनफ टू किल इट विद ए हार्पून थ्रस्ट। अब वो क्या करता है, वो उसको अपनी तरफ खींच के उसको मारने के लिए अपने नज़दीक लेके आता है, और उससे उसके ऊपर भाले से प्रहार करता है। As Santiago sails on with the fish tied outside the boat, the marlin's bird leaves on trail in the water and attracts sharks. अब ये मार भी देता है, जो सेंटियागो है वो उसको मार भी देता है, उस मछली के भाले से उसके ऊपर प्रहार करता है। लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या क्या है, जैसे ये मछली को मारता है, मछली का नाम है मार्लिन, उस मार्लिन का जो ब्लड है, खून जो है, वो बहना शुरू हो जाता है पानी में, और ये किन को अट्रैक्ट करता है, ये दूसरी बड़ी शार्क्स जो हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है। और सेंटियागो जो है, ही इज़ अनेबल टू सेव द फिश ही कोट, और वो उस फिश को जो इसने पकड़ी थी मैनलिन, उसको बचा नहीं पाता। ही अराइव्स होम बिफोर डे ब्रेक, और वो अपने घर चला आता है, बिल्कुल थका हारा हुआ ये घर चला आता है, और एंड स्लीप्स वेरी डीपली, और बहुत गहरी नींद में सो जाता है। मैनलिन who has been worried sick over the old man's absence। अब जो इसका दोस्त था मैनलिन, जो इसकी चिंता कर रहा था कि इतने दिन हो गए हैं सेंटियागो को समुद्र में जाए हुए, लेकिन वो लौटा नहीं है, इस वजह से वो परेशान हो गया था। वो रोने लगता है जब वो सेंटियागो को वहाँ सेफ पाता है कि हाँ, तेरा जो मास्टर था सेंटियागो, वो आराम से बेड पे सोया हुआ है। वो रोने लग जाता है। दे डिसाइड टू बिकम पार्टनर्स वंस अगेन एंड दे गो फिशिंग। अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम फिर से पार्टनर बनेंगे और साथ ही फिशिंग के लिए चला करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये था नोवेल की स्टोरी ये थी। अब इस नोवेल की थीम्स क्या हैं, देखो, प्राइड एंड डिटर्मिनेशन। ये तो आपने स्टोरी से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसकी थीम्स जो हैं वो प्राइड तो होगी ही होगी, क्योंकि 84 दिन जब समुंदर से ये खाली हाथ लौट के आया है, तो इसकी जो ईगो है वो हर्ट हुई है, इसका प्राइड हर्ट हुआ है, और यही इसका क्या बन जाता है, ट्रेजिक फ्लो बन जाता है। हिज प्राइड बिकम्स हिज ट्रेजिक फ्लो। नहीं, लेके आनी है ये चीज़, मतलब फेल हो गया ये 84 बार, लेकिन 85th टाइम ये जाता है और मछली पकड़ने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देता है। ये अपने इस जो ट्रेजिक फ्लो है इससे ये अवेयर भी है। आफ्टर द शार्क्स डिस्ट्रॉय द मार्लिन, सेंटियागो अपोलोजाइजेस टू हिज ब्रदर। जब शार्क्स इसके द्वारा पकड़ी गई मार्लिन को, ये बहुत बड़ी मछली पकड़ के लेके आता है, कम से कम 19-20 फीट की ये मछली पकड़ के लाता है, और ये फिर अपोलाइज करता है इसके भाई को
His pride ruins them both. However, pride motivates Santiago to overcome the 84 days of misfortune. देखो, जो थीम है इस स्टोरी के ये यहाँ है. प्राइड मोटिवेट्स सेंटियागो टू ओवरकम द 84 डेज ऑफ मिसफॉर्चून. 84 दिन जो इसने फेलियर देखे हैं, 84 दिन जो ये फेल हुआ है, उसने इस चीज़ को क्या किया है, सेंटियागो को मोटिवेट किया है इस चीज़ पे विजय पाने के लिए. प्राइड एंड डेटर्मिनेशन आर द सोर्स ऑफ ग्रेटनेस. अब सिंबल्स क्या हैं देखो. द सी जो है इस नॉवल का कैरेक्टर भी है. क्यों है कैरेक्टर? क्योंकि ये सिंबलाइज कर रहा है किस चीज को, लाइफ को, कि जो समुद्र है ये लाइफ ही है. तुम्हारी जो संपूर्ण लाइफ के लिए समुद्र स्टैंड कर रहा है यहाँ पे, कि ह्यूमन काइंड को जिसमें से तैर के जाना ही पड़ेगा. अब वहाँ चाहे मुश्किलें आई, या उसको जाते ही वो मिल जाती मछली, या वो उसको छीन के लेके आता. तो जो सी है वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, संपूर्ण होल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. इन बोथ द सी एंड इन लाइफ, दोनों ही चीज़ों में, जीवन में भी और समुद्र में भी, देर आर ए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी संभावनाएं हैं. दैट लाई हिडन फ्रॉम द कॉमन आइन, जो हमें साधारण आंखों से हम नहीं देख सकते. सम आर गिफ्ट्स टू बी ट्रेजर्ड एंड सम आर प्रॉब्लम्स टू बी डिफीटेड. कुछ गिफ्ट्स हैं जिनको पाना है, और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें अपने आप को ओवरकम करना है. तो जो सी है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड है, वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. और बार बार जब सेंटियागो सोता है तो उसको सपने में शेर दिखाई देते हैं. तो ये भी एक सिंबल है. किस चीज़ का? यूथ का सिंबल है. सेंटियागो जब लायंस को देखता है, उनको इमेजिन करता है, तो उसके थ्रू क्या बता रहा है वो, ये उसके यूथ का सिंबल है. सी. अब हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की. इस नॉवल में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स क्या क्या हैं देखो. देर इज एन अनमिस्टेकेबल ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन द नॉवल. Prior to the publication of The Old Man and the Sea, he had been having difficulty with his writing. देखो, मैंने नॉवल की समरी पढ़ाने से पहले ही आपको बता दिया था कि किस चीज़ के बारे में. इस नॉवल की पब्लिकेशन से, इस नॉवल की राइटिंग से पहले उसका जो राइटिंग कैरियर था हेमिंग्वे का, वो बिल्कुल डगमगा गया था. 1940 और 1950 के बीच उसने कोई भी नॉवल पब्लिश नहीं किया. और जब उन्होंने 1950 में अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज ये नॉवल पब्लिश किया, तो उनको सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया था इस नॉवल के लिए. क्योंकि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने क्या कहा कि इसके यूजुअल स्टैंडर्ड्स जो होता था हेमिंग्वे का राइटिंग का, ये इससे भी डाउन हो गया है, उससे भी गिर गया है. इसको हम लिटरेरी ड्रॉट कह सकते हैं. उसके कैरियर में, राइटिंग कैरियर में, ये जो 1940 और 1950 के दशक का जो टाइम था, ये लिटरेरी ड्रॉट कह सकते हैं हम उसको. जिस तरह से सेंटियागो का जो बैड लक था फिशिंग में, 84 दिन तक उसको एक भी मछली नहीं मिली, इसलिए हम इसको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कह सकते हैं. क्योंकि 10 साल तक उसको भी कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिली थी. 1940 और 1950 के बीच जो हेमिंग्वे का राइटिंग टाइम था वो बिल्कुल लो था. क्रिटिक्स ने उन्होंने जब 1950 में जो नोवेल पब्लिश किया, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था. और सेम इज़ द केस विद द हीरो ऑफ दिस नोवेल, सेंटियागो भी वही सब सहन कर रहा है. जब वो 84 दिन तक कुछ भी नहीं कर पाता, तो जो उसके साथ जो लड़का रहता था, उसके पेरेंट्स थे, वो भी उनको उसके साथ रहने से मना कर देते हैं कि नहीं, ये अब बूढ़ा हो गया है, इससे मछली नहीं पकड़ी जाती. और फिर वो क्या करता है, फिर वो एक बहुत बड़ी फिश को पकड़ के लेके आता है. हालांकि वो बचा नहीं पाता, लेकिन उसका जो प्राइड हर्ट हुआ था, उसने उसको अपने वापिस ले लिया है.
और यही उसके साथ हुआ था, हेमिंग्वे के साथ। उनको 1940 और 50 तक उन्होंने कोई बुक नहीं पब्लिश की। 1950 में उन्होंने जब बुक पब्लिश की तो उसके लिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने 1952 में द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश की, और ये उनका प्राइज था, द जायंट फिश कह सकते हैं हम इसको। क्रिटिक्स को ये एक रिप्लाई था, जैसे सेंटियागो उसके अलग, उससे अलग जो फिशरमैन है उनको एक रिप्लाई दे रहा है सबसे ज़्यादा लंबी मछली पकड़ के, कि हाँ मैं इसको बचा के लेके आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि जो उसका अस्थि पिंजर जो था, उसका हड्डियाँ जो थी वो उसकी ऐसे की ऐसी थी। हालांकि जो मांस है उस मछली का वो शार्क्स ने खा लिया, लेकिन जो उसकी लंबाई थी, उसकी हड्डियाँ जो थी वो ऐसे की ऐसी दिखाई दे रही थी कि हाँ सेंटियागो ने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। अब हम बात करेंगे करेक्टर एनालिसिस की। देखो सबसे मेजर करेक्टर जो है वो सेंटियागो है। ज़्यादा बात इस करेक्टर के बारे में अब मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और सेंटियागो जो है उसके बारे में ही बात कर रहे थे हम, क्योंकि जो नोवेल का होल पनोरमा जो है नोवेल का, वो सेंटियागो के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो यहाँ इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब मैनेलिन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो किस चीज़ का सिंबल है। मैनेलिन जो बॉय है, जो उसके साथ ओल्ड फिशरमैन के साथ रहता है, सेंटियागो के साथ जो रहता है, वो नई जनरेशन को रेफर कर रहा है यहाँ पे। ही सिग्निफाइज द न्यू जनरेशन, क्योंकि उसको लव भी है और रिस्पेक्ट भी है। किसके लिए? उस ओल्ड मैन के लिए, सेंटियागो के लिए उसके दिल में लव और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ हैं। लेकिन उसका पिता जो है, मैनेलिन का पिता जो है, उसने क्या कहा कि तुम सेंटियागो को छोड़ दो, क्योंकि इसने 84 दिन से कुछ भी नहीं पकड़ा है और तुम खाम बेवजह इसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसके पिता के कहने से वो सेंटियागो का साथ छोड़ देता है। लेकिन स्टोरी के एंड में क्या होता है, वो क्या कहता है उस बूढ़े आदमी को, सेंटियागो को, कि आज से हम दोनों साथ मछली पकड़ने जाया करेंगे। हिज डेडिकेशन टू लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड मैन एंश्योर्स दैट सेंटियागो विल लिव ऑन। वो पूरा डेडिकेटेड है उसकी तरफ, सेंटियागो की तरफ। मेजर थीम्स इन द स्टोरी, देखो हम थीम के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, प्राइड, सक्सेस और हीरोइज्म। और ये जो है, ये हर्नेस्ट हेमिंग्वे सबसे बेस्ट जाने जाते हैं इस चीज़ के लिए, अपने हीरो के लिए। उनका हीरोइज्म जो है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। अगर हम कोट्स के जरिए थीम को समराइज करें तो क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट इन द विनिंग और लूजिंग इन लाइफ दैट मैटर्स, इट इज़ हाउ यू प्ले द गेम। देखो क्या बेस्ट लाइन लिख रखी है। इट इज़ नॉट इन द विनिंग और लूजिंग दैट मैटर्स, इट इज़ हाउ यू प्ले द गेम। कि तुम हारे या जीते इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ मतलब किस चीज़ से होता है? मतलब सिर्फ इस चीज़ से होता है कि तुमने खेल को कैसे खेला। अंत में क्या चीज़ आएगी? अंत में तुम्हारी हार और जीत के चर्चे नहीं होंगे, चर्चे होंगे तो उस चीज़ के कि तुमने कैसे हैंडल किया था, कैसे खेले थे तुम वो खेल, अपनी लाइफ को हैंडल कैसे किया था तुमने। जब Hemingway's comment or opinion about life is that to be heroic, you must overcome life's obstacles with dignity, decency, and courage, so that even if you are destroyed, you are not defeated. और हेमिंग्वे इस स्टोरी के द्वारा क्या मैसेज देना चाहता है कि जो भी लाइफ की ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं जो हैं जीवन की, उनसे तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से ओवरकम करना है, उनके ऊपर बिल्कुल डिग्निटी से, डिसेंसी से, और सबसे मेन करेज से, साहस से। मोरल ऑफ द स्टोरी, और ये जो लाइन है, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, ये पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट लाइन है इस नॉवल की। ये पूरी लाइन नहीं लिखी यहाँ पे मैंने, बट ए मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, बट ए मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट। पूरा हीरोइज्म जो है
मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट। पूरा हीरोइज्म जो है इस नॉवल का वो इस लाइन से देखा जा सकता है। बट ए मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तुम किसी आदमी को ख़त्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उसको हरा नहीं सकते। और सैंटियागो इस चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है इस नॉवल में, जब वो कहता है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो फ्रेंड्स, ये थी द ओल्ड मैन एंड द सी की नॉवल की समरी, इसका प्लॉट ओवरव्यू कह सकते हैं हम, थीम्स और जो जो सिंबल हैं इस स्टोरी में वो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।